Hello everyone, welcome to Chemistry Lifeline. So student, this is part 7 for coordination PYQ series. So let us start some new questions with new concept. Okay. Question number 76 क्या है? So 3 mole of metal complex with formula COEN twice Cl3 gives 3 mole of silver chloride. Okay. On treatment with excess of silver nitrate, the secondary valency of cobalt in the complex is okay. क्वेश्चन बस इतना सा है आपका कि एक हमारे पास कम्प्लेक्स है, ठीक है। इस कम्प्लेक्स का 3 मोल है। अब ये कम्प्लेक्स क्या है आपका, तो COEN ट्वाइस Cl3 ये आपका कम्प्लेक्स है और इसका 3 मोल आपको दे रखा है। ये कहा जा रहा है कि जब इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, ठीक है। ये एक्सेस में जब हमने इसे लिया हुआ है तो हमारे पास 3 मोल ऑफ AgCl बाहर निकल रहा है, ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि फिर जो है आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है आप सेकेंडरी वैलेंसी निकालिए, ठीक है। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी तो खैर मेटल का होता है, ठीक है। मतलब पहले आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाओगे तभी तो आप निकाल पाओगे ना, ठीक है। तो वैसे तो ये फार्मूला आपको दे रखा है और ये भी बता रखा है कि इसका 3 मोल है, ठीक है। अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो। जनरली आपको निकालना क्या है कि सेकेंडरी वैलेंसी आपको निकालना है, ठीक है ना। कोबाल्ट का, कोबाल्ट जो है आपका ये दिख रहा है, इसका सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है, ठीक है। अब आप सबको पता है कि हमारे पास क्या होता है, ये मेटल होता है, ठीक है। यहाँ पे लिगेंड वोगेंड होता है, राइट, और यहाँ पे एक प्राइमरी वैलेंसी वगैरह होता है, राइट। तो ये जो होता है ये आपका क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी होता है, ठीक है। आप जानते ही हो। और ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। जो आयनाइजेबल पार्ट है वो क्या है, आपकी प्राइमरी वैलेंसी। अब देखिए यहाँ पे अगर ये 3AgCl आपका आ रहा है, इसका ये मतलब है कि 3 क्लोराइड आयन जो है आपके बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे। समझिएगा बात को जरा आप। अब आप खुद देखिए यहाँ पे क्लोराइड आयन कितनी है, 3 है यहाँ पे, और ये 3 मोल लिया गया, मतलब 3 3 जा 9 हो गया ना। अब यहाँ पे क्लोराइड आयन क्लियर है, तो 3 3 जा 9 हो गए यहाँ पे क्लोराइड आयन, ठीक है। तो 3 तो उसके अंदर से ये बाहर निकल रहा है, तो कुछ आपको ऐसे कॉम्बिनेशन सोचना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें ऑक्टाहेड्रल ये कंपाउंड भी आपका बन जाए, राइट, और 3 आपका ये बाहर निकल जाए। तो आप देखिए जरा मेरे साथ, क्या हम ऐसा बना सकते हैं। ये CO हो गया, मैंने EN2 ये ले लिया, और मैं यहाँ पे थ्राइस भी लिख देता हूँ, और मैं 2 2 4 हो गया, ठीक है। और 4 तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, Cl2 रखता हूँ, ठीक है, और एक Cl को मैं बाहर रखता हूँ, क्योंकि देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी इसका हो गया, और एक मैं Cl को बाहर रख देता हूँ। अब ऐसे देखो ये सारी चीज़ें बैलेंस भी हो गई हैं। अब इसको अगर आप AgNO3 के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो क्या आएगा आपका, ये एक्सिस के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, एक्सिस के अंदर ये होता है कि जितनी भी आपकी ज़रूरत होगी Cl की, ये यहाँ से निकाल सकता है, ठीक है। तो Cl तो हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 3 है। देख रहे हो ना आप, ये मत समझना कि एक ही Cl है, एक ही Cl है, लेकिन इसका 3 मोल है ना, तो 3 Cl हो गया यहाँ पे। तो ये 3 यहाँ पे रहा होगा, राइट, एक्सिस का यही मतलब है। तो 3 AgCl यहाँ पे बाहर आ रहा है आपका। मतलब फाइनली जो आपका कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड है, कंपाउंड जो आपका बन रहा है वो ये वाला कंपाउंड है, राइट। ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो एक बार मैं हर एक चीज़ को हटा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर आपको दिखाई देगा। तो जो ये कंपाउंड है ये वाला आपका है, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, ये वाला आपका कंपाउंड है, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी पूछी गई है, तो सेकेंडरी वैलेंसी हम नहीं निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सेकेंडरी जो वैलेंसी होगी आपकी कितनी आ जाएगी, सेकेंडरी जो वैलेंसी होगी आपकी EN है, ठीक है। EN आपकी कितनी है, 2 ठे है, ठीक है। और आपकी Cl कितनी है, ये भी आपकी 2 ठी है, ठीक है। अब 2 ठे आपका 2 एटम आपका Cl का है, और En की जो है आपकी 2 ठे एटम है, राइट। तो अगर आप इसकी देखो तो ये तो बाइडेंटेट है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन 4 हो गई, ठीक है। और इसकी ये तो आपकी मोनोडेंटेट है, तो इसकी आपकी 2 हो गई। तो 4 और 2 कितनी हो गई, 6 हो गई ना। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ लिगेटिंग ग्रुप ही तो होता है ना सेकेंडरी वैलेंसी। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत है, ठीक है। तो आसान से भी क्वेश्चन था,
कुछ नहीं था इसके अंदर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आप पढ़िए, आप ये वाला क्वेश्चन, द डेंटिसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक लिगेंड ब्यूरेट इज ओके। अब देखिए, अब ब्यूरेट का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर होता है, आप ये ध्यान रखिए। आप अगर किसी को नहीं मालूम है तो जो ब्यूरेट का स्ट्रक्चर होता है वो आपका होता है, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, NH2CuNH2, NH2CuNH2, उसके बाद फिर वही यूनिट होता है, मतलब सिमेट्रिकल होता है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से जो है ये सिमेट्रिकल होता है, देख रहे हो आप, यहाँ से जो है ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो ये आपका ब्यूरेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे डेंटिसिटी पूछी गई है। डेंटिसिटी का क्या मतलब है, ये कितना जो है आपका डोनेशन कर सकता है, कितने साइड से आपका डोनेशन हो सकता है, राइट। मतलब कि मोनोडेंटेट है, बाईडेंटेट है ना, पॉलीडेंटेट है। तो अब देखिए कहाँ कहाँ से डोनेशन हो सकता है। ये यहाँ से डोनेट करता है और यहाँ से डोनेट करता है, ठीक है। तो इसकी अगर आप डेंटिसिटी की अगर बात करो ना, तो इसकी डेंटिसिटी जो है आपकी बाईडेंटेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी डोनेट होगा और यहाँ से भी डोनेट होगा, तो डेंटिसिटी विल बी बाईडेंटेट, ठीक है। तो डेंटिसिटी आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये ये आप एक क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए पढ़ते हैं। द स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ CuNH3 4+2 इज गिवन बिलो, ठीक है। ये इसका फॉर्मेशन जो ये कंपाउंड है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CuNH3 4+2, ये जो कंपाउंड है आपका, ये आपका कोई कम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मेशन है ना, वो स्टेप वाइज दे रखा है कि कैसे कैसे ये फॉर्म होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ तो Cu+2 है, ठीक है। सबसे पहले जो है इसको अमोनिया से रिएक्शन कराया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए K1 है, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या बनेगा, CuNH3 और यहाँ पे प्लस का 2, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या होगा ना, इसके अंदर ना, इसके अंदर हम फिर क्या करेंगे, फिर से हमने NH3 यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। और फिर ये क्या बना लेगा, CuNH3 ट्वाइस बना रहा होगा, चार्ज वही रहेगा आपका, चार्ज चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे K2 आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इन द सेम में फिर से क्या हुआ कि आपको फिर से यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको मिलेगा, फिर से आपको एक अमोनिया का मॉलिक्यूल लेना है, फिर से रिएक्शन कराना है, फिर से ये क्या बन गया होगा आपका CuNH3 थ्राइस और ये +2। अगेन आपको फिर क्या करना है, फिर से एक अमोनिया के मॉलिक्यूल से आपको रिएक्शन कराना है, यहाँ पे आप K4 लेट कर सकते हैं। सो इट विल बी फॉर्म CuNH3 4+2, ठीक है। मतलब फाइनली आपको ये बनाना है, ठीक है। ये आपको ये वाला कंपाउंड बनाना है, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना था, ठीक है। तो अब इसकी सारी की ना स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी आपको दे रखी है, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था स्टेबिलिटी कांस्टेंट, सबकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट दे रखी है आपकी K1 K2 K3 एंड K4 आर 10⁴ एंड दिस राइट, ओके, सबकी रिस्पेक्टिवली करके दे रखी है। आपसे ये पूछा गया द ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन, ध्यान रखिए, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट का पहले हम निकाल लेते हैं कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या रहा होगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो जिसमें फॉर्मेशन जो है आपकी कई सारी स्टेप में हो रही होती है, जैसे K1 हो गया, K2 हो गया, K3 हो गया, डेड एस करके Kn तक आपका हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे हमको जब भी ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जब भी हमें निकालना होगा, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो आपकी ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होती है, वो आप उसको के कैपिटल लेट कर लो, ठीक है। और फिर सबको क्या करना होता है ना, सबको जो है मल्टीप्लाई कर देना होता है, सिंपल। जैसे K1 K2 K3 और K4 हमारे पास, तो सिंपल आपको बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना होता है, ये आपका K ओवरऑल निकल जाएगा। तो K ओवरऑल निकालने के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, एक 10⁴ है, सबकी वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। 10⁴ है, 1.58 इंटू 10⁴ है, 10 उसके बाद 5 इंटू 10⁴ है, इन द सेम में 10⁴ है, राइट, क्लियर है। अब की ओवरऑल जैसे ही आप निकालोगे, इसकी वैल्यू जो है करीब करीब 4 3 7 2 9 9 2 11 10⁻11, और ये आपका करीब करीब आएगा 7.9 के करीब आ रहा है, ठीक है। ये
क्लियर है? तो ये आपकी क्या आ गई, आपकी ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ गई, राइट। बट हमें ये तो निकालना नहीं है, हमें तो निकालना है ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन, मतलब आपकी डिसोसिएशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको निकालनी है, राइट। तो एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है, वो भी आप ध्यान रखिएगा, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला आता है आपका, तो सिंपल सा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है आपका 1/, ये आपका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल तो आते नहीं है, जनरली आपके क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, या फिर हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर वर्नर की थ्योरी पे क्वेश्चन पूछ लिया, आइसोमेरिज्म पूछ लिया, इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, क्वेश्चन आता ही है, 21 में ही देखिए आप आया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ओवरऑल आपने स्टेबिलिटी कांस्टेंट अभी अभी निकाला था, डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें निकालना था, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट अभी अभी आपने निकाला है 7.9 इंटू 10⁻11, ठीक है। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये वाली चीज़ को, तो ये आपका आएगा 1.26 इंटू 10⁻−12 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए आपको कैसे आपको आंसर करना है, ठीक है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखिए आपको आंसर जो है इसमें रिपोर्ट करना है, x इंटू 10⁻−12 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप x की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, x इंटू 10⁻−12 है ना। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो x की वैल्यू वो क्या आ रही है 1.26। अगर आपको यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर में आंसर करना है तो ये आप 1 लिख सकते हो, इसको 1.26 को आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1.26 आपका 1.3 हो जाएगा, फिर अगर आप उसको नियर में लेके जाओगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी करीब करीब, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 आने वाली है, ठीक है, सही है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 आप देखिए, 79 क्या है। An aqueous solution of NaCl2 was heated with excess sodium cyanide in presence of strong oxidizing agent to form NaCN6 charges -2. The total change in number of unpaired electrons on metal center is। देखिए बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आप पहले समझिए अब क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। क्वेश्चन केवल इतना सा है कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो NaCl2 है, ठीक है। अच्छा मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि अभी हमें कंफर्म नहीं है ना कि क्या कंपाउंड है, एक मिनट। ठीक है, तो जो NaCl2 है, ठीक है, NaCl2 जो है आपका किससे रिएक्शन कर रहा है, सोडियम साइनाइड से। सोडियम साइनाइड ये है आपका NaCl, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बन रहा है वो कौन सा कंपाउंड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। कंपाउंड आपका क्या बन रहा है, तो कंपाउंड जो आपका फॉर्म हो रहा है वो बन रहा है आपका NaCN6 2-। अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि यही बनेगा, ये तो ऑलरेडी दे रखा है ना, ये तो देखिए ये तो ऑलरेडी आपको दे रखा है, जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वैसे वैसे बस आप पेन चलाते जाइए, आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड बना के दे रखा है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि यहाँ पे भी निकल का कंपाउंड है और यहाँ पे भी निकल का कंपाउंड बना, अब इन दोनों में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है, सेंट्रल एटम पे, उनका जो है आप चेंज बताइए। तो चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम पता करते हैं, और उसके बाद ये जो कंपाउंड हमारे पास जो प्रोडक्ट में बना हुआ है यहाँ पे इसका पता करते हैं और उसका चेंज निकाल लेते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, अगर मैं NaCl2 की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं NaCl2 की बात करूँ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा जी, x-2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका +2। अगर मैं निकल की बात करूँ तो निकल की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी, आर्गन 3d8 4s2, ठीक है, +2 के अंदर इसका क्या मतलब है, ये आर्गन 3d8 रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे क्लोराइड है, तो पेयरिंग वेयरिंग का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, क्लोराइड जो है आपका एक वीक फील्ड लिगेंड है। चलिए तो हम अरेंज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितनी है, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, इसको मैं 1 लेट कर लेता हूँ, इसको मैं 2 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए एक बार 2 का भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2 इज NiCN6 2 माइनस, राइट। अब x माइनस 6 इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +4, +4 में आ रहा है यहाँ पे। अब ध्यान रखिए आप, अभी अभी हमने लिखा हुआ था कि निकल का जो आएगा आपका वो क्या आएगा, आर्गन 3D8 4s2। अब ये +4 के अंदर है, अगर आप +4 के अंदर है तो कन्फिग्रेशन विल बी 3D6 ना, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव करने, 3D6 हो जाएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जो साइनाइड है वो क्या है आपका, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, राइट। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, तो ऐसे पेयरिंग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो आपको तो चेंज देखना था, ठीक है ना, चेंज देखना था ना आपको। तो चेंज कितने का आएगा, 2 - 0 इक्वल टू 2। तो जो आपका चेंज आएगा वो आपका 2 का आ जाएगा चेंज। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 2। ठीक है, तो आसान सा ही क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन छूट गए ना। यस, क्वेश्चन नंबर 80, 79 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आप पढ़िए। द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन C1H3 +4 +2 इज 2.1 × 10^13। द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट इज y × 10^-14। देन y इज, ओके, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर करना है। तो बड़ी आसान सा यहाँ पे आपको डेटा दे रखा है ना, क्वेश्चन काफ़ी आसान सा है ये। अभी अभी हमने देखा था कि आपको जो है यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपको दे रखा है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आपको यहाँ पे दे रखा है। ये कंपाउंड है आपका, इसका दे रखा है CuNH3 4 चार्जेस +2, दिस इज 2.1 × 10^13 आ गया। क्लियर है, ये आपका आ गया। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। ठीक है, जो ओवरऑल जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या रही होगी। तो अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा है, अभी आपको याद भी होना चाहिए। क्या क्या हमने अभी देखा है, अभी अभी हमने देखा है ना कि जब भी हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करेंगे ओवरऑल, इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे ना, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का, राइट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे, वही आंसर आएगा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट का। अभी अभी हमने किया था, ठीक है, ऊपर। तो बस हमें क्या करना है, इसका बस रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, सो इट विल बी 1/2.1 है ना, 2.1 × 10^13 है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना। एक मिनट में सॉल्व कर ही देता हूँ। सो दिस इज 1/2.1, सो 0.476 अराउंड आ रही है। ठीक है, तो उसको मैं 5 ही लेट कर लेता हूँ, क्योंकि आंसर जो आपको -14 में रिपोर्ट करना है ना, तो 5 × 10^-14 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, दिस इज 5 × 10^-14। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे चलिए। 81 आप देखिए, 81 क्या है, द मॉलिक्यूल इन विच हाइब्रिड मोलिकुलर ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व ओनली 1 d ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम इज। कहा गया है कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिनके अंदर जो हाइब्रिड मोलिकुलर ऑर्बिटल जो यूज हो रही है उसके अंदर केवल एक ही डी ऑर्बिटल यूज हो रही है। ठीक है, तो फटाक फटाक से निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। अगर मैं ए की बात करूँ तो ए क्या है आपका, XCF4 है। अब XCF4 की अगर हम बात करें तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी अच्छे से सीखा है कि इसकी हाइब्रिडेशन कितनी आएगी। तो कितनी आएगी हाइब्रिडेशन, फटाक से आप निकालो, 8 + 4 दिस इज 12, 12/2 दिस इज 6, 6 मीन्स sp3d2। अब इसके अंदर तो दो डी ऑर्बिटल यूज हो गई, तो ये आंसर होगा, नहीं होगा। ठीक है,
क्लियर है? एक बार ये ऑप्शन बी भी एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी CrF6 3 अब देखो इसको भी चेक करने की नीड नहीं है, ठीक है, इसको भी चेक करने की नीड नहीं है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, 6 है। अगर लिगेंड 6 है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा आपका, 6 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, sp3d2। तो यहाँ पे भी अगर डी ऑर्बिटल की संख्या अगर देखी जाए तो फिर 2 ही आ रही है ना, तो 2 तो हमें लेना नहीं है, एक ही हमें चाहिए बस। अगर आप यहाँ पे देखो BRF5, तो BRF5 इज अगेन अ मेन ब्लॉक एलिमेंट, राइट। इसका भी हमने काफी अच्छे तरीके से सीखा है। कैसे निकालेंगे हम, वही स्टेरिक नंबर से निकालेंगे, हाफ, दिस इज 7 + 5, 7 + 5 इज 12, 12/2 इज 6, 6 इज अगेन sp3d2। तो इसके अंदर भी फिर से 2 डी ऑर्बिटल आपके आ रहे हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बार फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होगा ऑप्शन डी। देखिए आप, NiCN4 2 माइनस है, ठीक है, तो x - 4 = -2, x = +2। अब तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे किया जा रहा है ये सारी चीज़ें, तो बहुत बारी निकाल चुके हैं ये वाले मॉलिक्यूल का वैसे, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ हर एक चीज़। 3d8 4s2 +2 के अंदर है ये, राइट, +2 के अंदर है, सो दिस विल बी 3d8, राइट। अब 3d8 है और अगेन साइनाइड इज एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो अगर साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा पेयरिंग। तो हम पेयरिंग ऐसे कर देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे, ये 3d हो गया आपका, ये आपका 4s होता है और यहाँ पे 4p रहा होता है, ठीक है। तो अब जो साइनाइड आने वाला होगा, एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ, 2 साइनाइड आपके यहाँ बैठ जाएंगे ऐसे करके। सो तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आपको क्या आ गई, DsP2 आ गई ना ये, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें, तो आपको इतना चेक करने की वजह से नीड। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ते हैं यहाँ पे। फॉर ऑक्टाहेड्रल Mn+2 एंड टेट्राहेड्रल Nickel+2 complexes कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं ऑक्टाहेड्रल Mn+2 कॉम्प्लेक्स का और टेट्राहेड्रल Nickel+2 कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। और उनमें से जो है आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे टिक आउट करना है, राइट। तो ठीक है, एक बारी सारा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल जो है आपका क्या है, Mn+2 है, और टेट्राहेड्रल जो है आपका क्या है, Nickel+2 है, ठीक है। तो अगर मैं ऑक्टाहेड्रल Mn+2 की बात करूँ तो ये D5 रहा होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और Nickel+2 क्या रहा होगा, D8 रहा होगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये कहा जा रहा है, अब पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए, बोथ द कॉम्प्लेक्स कैन बी हाई स्पिन। कहा ये जा रहा है क्या दोनों ही कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन हो सकते हैं, तो बिल्कुल हाई स्पिन हो सकते हैं। हाई स्पिन का क्या मतलब है, अगर मैं D5 की बात करूँ, ठीक है, सबसे पहले ना मैं Mn+2 की बात करता हूँ यहाँ पे। तो ये 3d रहा होगा, ठीक है, ये 4s रहा होगा, ये 4p रहा होगा आपका, और यहाँ पे आपका क्या रहा होगा, 4d रहा होगा, ऐसे कुछ करके, ठीक है ना। तो हाई स्पिन की बात करी गई है, कहा ये जा रहा है कि क्या दोनों कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए 1 2 3 4 5, अब ये तो सब में फिल ही हो गया, D5 जो है पूरी तरीके से 3d के अंदर फिल हो गया। तो जो ये कंपाउंड आपका बनेगा, अगर आपने ऑक्टाहेड्रल बनाया तो फिर यहाँ तक ये कवर होगा sp3d2। sp3d2 बनाने का क्या मतलब है, ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आप समझ रहे हो ना, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का ये मतलब है कि जिसके अंदर जो है आपकी बाहर की डी ऑर्बिटल यूज हो रही है। अब बाहर की डी ऑर्बिटल से मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 3d है और यहाँ पे 4d है, तो बाहर की डी ऑर्बिटल कौन सी हो गई, 4d वाली हो गई ना, 3d जो है आपके अंदर वाली हो गई। तो ये जो है, यस, ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है। ये क्या है आपका, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूँ, Nickel+2, ये टेट्राहेड्रल की अगर मैं बात करूँ, तो Nickel+2 का भी आप केस जरा यहाँ पे समझिए आप। तो इसका भी कुछ ऐसे ही रहा होगा, 3d, यहाँ पे 4s, यहाँ पे 4p। तो अगर ये टेट्राहेड्रल का केस रहा होगा और ये हाई स्पिन है, समझिए आप, तो कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे रही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही रहा होगा।
अब जो भी ऑर्बिटल आपके बाहर वाले बच रहे हैं वहां से क्या बन जाएगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल बन भी रहा है और ये क्या हो गया, एक हाई स्पिन भी हो गया कॉम्प्लेक्स, राइट। ये आपका क्या हो गया, हाई स्पिन हो गया। एक बात मैं आपको समझा दूं कि टेट्राहेड्रल के अंदर जो है हाई स्पिन लो स्पिन नहीं होता है। सारे टेट्राहेड्रल कंपाउंड जो है आपके हमेशा हाई स्पिन ही होते हैं, लगभग 99% केस में। अब वही बिल्कुल स्टेटमेंट जो है 2 में लिखा गया है कि निकेल प्लस 2 कॉम्प्लेक्स कैन वेरी रेयरली बी अ लो स्पिन। वही बात लिखी गई है, बहुत ही कम चांसेस है, बहुत ही रेयर चांस है कि ये जो आपका निकेल प्लस 2 कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो, आपका लो स्पिन हो। अब निकेल प्लस 2 कॉम्प्लेक्स किसकी बात कर रही है, टेट्राहेड्रल की है। अब ये ऑक्टाहेड्रल में आप मत समझिएगा, ऑक्टाहेड्रल का दूसरा केस होता है, ठीक है, उसमें आ सकता है लो स्पिन हाई स्पिन, लेकिन टेट्राहेड्रल निकेल की प्लस 2 की बात हो रही है। तो यहाँ पे लो स्पिन जो है आप बना नहीं पाओगे, बहुत ही रेयर केस है ये। तो बिल्कुल ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब पहला और दूसरा स्टेटमेंट जिसके अंदर भी नहीं है उसको आप हटा सकते हो। देखो इसके अंदर नहीं है, काट सकते हो आप। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जो है आपका इसके अंदर नहीं है, इसको आप काट सकते हो। अब सी वाला एक बार हम लोग पढ़ते हैं, ये आप पढ़िए। सी दिया गया है कि विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Mn+2 कॉम्प्लेक्स कैन बी लो स्पिन। बिल्कुल बात सही है। स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर हम लगाएं तो जो Mn+2 कॉम्प्लेक्स है क्या वो लो स्पिन बना सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। अब देखिए आप, जो अभी हमने 5 हमें इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है ना, ठीक है, तो आप देखिए कैसे अरेंज करोगे आप, लो स्पिन ऐसे ही अरेंज करते हैं। तो ये 3D है, ये आपका 4s है, ये आपका क्या रहा होगा, 4p रहा होगा। तो अब जो आपकी लिगेंड आपकी आएंगी वो अब ये वाली डी ऑर्बिटल यहाँ पे यूज कर सकती है ना, अंदर वाली। तो ये D2sp3 आपका फॉर्म हो गया, समझ में आ रही है बात। तो यस, दिस इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स काफी अच्छे से बताया हुआ है ना, पिछले पार्ट में। आप देख लेना जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। 1 2 3 भी 1 2 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो थर्ड तो इसके अंदर है नहीं, थर्ड काट दो, फर्स्ट एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है वो आप टिक कर दो, ठीक है, सी वाला। क्लियर है। अब बहुत लोगों को ये लग सकता है कि सर अगर हम स्टेटमेंट 4 को पढ़े तो यहाँ पे ये दिया गया है कि जो Mn+2 है वो येलो कलर का है, तो कलर वलर कैसे याद करें। तो यहाँ पे याद, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको याद करने की नीड नहीं है ना, आपका तो ऐसे ही सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन। लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि जो Mn+2 है वो जो है आपका येलो कलर का नहीं होता है, वो लाइट पिंक कलर का होता है, ठीक है ना। क्लियर है। बट इससे आपको क्या ही अभी फर्क पड़ता है, आपने तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया है, ठीक है, 3 स्टेटमेंट देख के ही, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आप पढ़िए। Fe6 3 minus should be an inner orbital complex ignoring the pairing energy. The value of crystal field stabilization energy for this complex is okay. आपको CFSE निकालना है, ठीक है, CFSE आपको निकालना है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसका फुल नाम है, राइट। तो देखिए CFSE निकालने का जो फॉर्मूला है, CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल में बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है, आप जानते हो Fe6 क्या है, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो बड़ी आसान सा फॉर्मूला है, -0.4 इंटू T2g इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू Eg इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटू डेल्टा O प्लस यहाँ पे मीन पेयरिंग एनर्जी होता है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, मीन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला है ये, इसी को यूज करके हम CFSE जनरली निकालते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे निकालूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखिए आप मेरे साथ यहाँ पे देखिए आप, कंपाउंड जो है हमारे पास वो है Fe3 माइनस है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए X-6 -3, X इज इक्वल टू प्लस का 3, ठीक है। अगर मैं Fe की बात करूँ तो इट विल बी आर्गन 3d6 4s2, राइट।
अगर मैं +3 की बात करूँ तो इट विल बी 3d5 ना, राइट। 3d5 हो गया होगा। अब थोड़ा समझिए आप, ये 3d5 है, लेकिन यहाँ पे जो साइनाइड है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना ये। तो जो यहाँ पे आप अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे आप, तो आपको मालूम है ना, ये ऐसे करके स्प्लिट आउट होता है, बताया हुआ है पिछले क्लास में भी, T2G और ये EG ऑर्बिटल, राइट। तो अब यहाँ पे साइनाइड जो है, चूंकि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नीचे ही हो जाएगी 1 2 3 4 5, राइट। क्यों? क्योंकि T2G और EG का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये गैप जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ये स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है ना, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो वो स्प्लिटिंग वहाँ पे ज़्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा तो फिर जो इलेक्ट्रॉन है आपके EG ऑर्बिटल के अंदर जंप नहीं कर पाएंगे, जब जंप नहीं कर पाएंगे तो आपका क्या बनेगा, लो स्पिन बन जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो कन्फिग्रेशन बना वो क्या बना आपके पास, T2G5 EG0, राइट। बस इसी को यहाँ पे यूज़ कर लेना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, -0.4 इंटू T2G के कितने इलेक्ट्रॉन है 5, और 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन 0 है, राइट, इंटू डेल्टा ओ प्लस मीन पेयरिंग एनर्जी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मीन पेयरिंग एनर्जी जो है आपको लेना है कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, ये ध्यान रखिए। कहा गया है कि इग्नोर करिए, इग्नोर करिए आप पेयरिंग एनर्जी को, तो हम भी इग्नोर करेंगे भाई, 0 लेट करेंगे यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? जब भी इग्नोर पेयरिंग एनर्जी बोलेगा तो आपको इग्नोर करना, ये नहीं कि आप यहाँ पे भी पेयरिंग एनर्जी आप रख देना। पेयरिंग एनर्जी आप समझ रहे हो ना, पेयरिंग एनर्जी जो है आपको कैसे समझाया, जैसे जैसे यहाँ पे अगर आप पेयरिंग एनर्जी की अगर आप बात करो ना, तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी 2 आएगी, राइट, ठीक है ना। चलो अभी आगे भी क्वेश्चन आएगा इस पे रिलेटेड, तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा आपका 0.2.0 आ जाएगा ना, और ये तो 0 हो गया इंटू डेल्टा नॉट, राइट। सो ये माइनस पहले से ही करके देखा है, आप माइनस पहले से ही ये जो है इन लोगों ने लिख के दे रखा है, तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका 2 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे जो है आप कर सकते हो, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, अच्छा ठीक है। Octahedral complex of copper plus 2 undergo structural distortion. John tells which one of the given copper plus 2 complex will have the maximum structural distortion. Okay. इन दे रखा है आपका, क्या है आपका इथाइलिन डायामाइन है, ठीक है, राइट। इस क्वेश्चन के अंदर जो है थोड़ा ध्यान से आप समझिए, यहाँ पे जो है थोड़ी सी त्रुटि है, ये है, राइट, ठीक है, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया आपसे कि ऑक्टाइडल कंपाउंड आपको दे रखा है कॉपर प्लस 2 का, ठीक है, और सब में जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है, ठीक है, पहले से ही दे रखा है कि सबके अंदर जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो अब आप ये मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल जो डिस्टॉर्शन होगा, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होगा वो कहाँ पे हो रहा होगा, आपको ये बताना है, राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है, पहले तो आप वो समझिए, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, राइट। देखिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की अगर हम बात करें तो वैसे तो ये BSc MSc का टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है वहाँ पे, बट आपके लेवल का नहीं है, बहुत ही कम पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाए तो ये भी यही पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ पे आपकी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपकी शो हो रही है, कौन सा कंपाउंड शो करेगा, कौन सा मैक्सिमम शो करेगा, बस इतना ही पूछेगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा डीप जाने की आप कोशिश मत करना, ठीक है। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, हाँ, लेकिन मैं आपको आइडिया दे दूंगा, वैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, JTD से अगर क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझिएगा, जैसे ये d ऑर्बिटल है, ठीक है, तो d ऑर्बिटल में आपके 5 डब्बे होते हैं, राइट, क्लियर है सबको। अब हम सबको पता है ये चीज़ कि ये जो है आपका स्प्लिट आउट होता है T2G और EG के अंदर, ये T2G हो गया और ये आपका क्या हो गया, EG हो गया, राइट। अब T2G EG हो गया, तो ये ऑक्टाइडल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, T2G नीचे होता है और EG आपका ऊपर होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल में उल्टा होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने D1 का केस लिया, D1 का केस लिया,
तो क्या होता है कि अगर मैंने D1 का केस लिया ना, तो ये जो आपकी इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ पे भी जा सकती है, यहाँ पे भी जा सकती है। बात समझ में आई? ठीक है। तो अब ये ना क्या होता है कि यहाँ पे ZTD शो होगा। देखो ZTD का सिंपल सा मतलब है कि डिस्टॉर्शन का शो होना, राइट। सिंपल सा मतलब है कि जब भी d ऑर्बिटल के अंदर अनसिमेट्रिक फिलिंग इलेक्ट्रॉन आएगी, आपके ध्यान से समझिए, आप अनसिमेट्री इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब भी होगी तो वहाँ पे हमेशा ZTD आएगा। जैसे मान लीजिए D2 का अगर मैं केस पकड़ूँ, तो D2 का केस क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर भी अभी तो एक ऑर्बिटल खाली है, ये यहाँ पे जा सकता है, तो यहाँ पे भी ZTD यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं D3 का केस यहाँ पे पकड़ता हूँ, तो अब देखिए D3 के केस में ना फिर अब आपको समझना पड़ेगा कि ये लो स्पिन की बात हो रही है कि हाई स्पिन की बात हो रही है। तो मैं जनरली यहाँ पे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, हाई स्पिन ही समझा देता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं हाई स्पिन की बात करूँ तो D3 आप कैसे फिल करोगे, ऐसे फिल करोगे। तो देखो अब ये T2G क्या हो गया, अब यहाँ पे T2G सिमेट्रिक हो गया ना, सिमेट्रिक फिलिंग हो गया। देखो सिमेट्रिक फिलिंग का ये मतलब है कि अब ऑर्बिटल तो खाली नहीं है ना, अब आप कहोगे कि ईजी वाला तो खाली है ऊपर। ठीक है। तो ईजी वाला खाली है, तो ईजी वाला खाली है ना, T2G तो खाली नहीं है आपका। बात समझ में आई? ये तो आपकी सिमेट्रिक है बिल्कुल। तो D3 के अंदर जो है आपकी यहाँ पे ZTD यहाँ पे आपकी नहीं आएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक हो गया। अगर मैं D4 की बात करूँ, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो अब हाई स्पिन है, अब वो यहाँ पे जाएगा। अब ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ पे भी फिर आ सकता है ना, फिर तो यहाँ पे फिर से अगेन ZTD आपका होगा। ठीक है। अगेन मैं D5 की बात करूँ तो ये यहाँ पे आ गया, तो D5 के अंदर फिर से कोई ZTD नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, मैं हाई स्पिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। लो स्पिन में जो है सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मतलब कुल मिला के बस बात इतनी सी है। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, आप ये खुद भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप खुद भी देख सकते हो। सिंपल की कंसेप्ट क्या है इसका वो आप समझिए। जब भी आपकी अनसिमेट्रिक फीलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पे जेटीडी आएगा। अब जेटीडी फिनोमिना क्या है, जेटीडी एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है आपके एक ऑर्बिटल से जो दूसरे ऑर्बिटल के अंदर जो है जंप करते रहते हैं प्रॉपर, क्योंकि उनमें एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, और एनर्जी जो है कम करने के चक्कर में जो है वो इधर उधर जो है घूमते फिरते रहते हैं, राइट। क्लियर है? क्योंकि हम सबको पता है ना कि जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है केमिस्ट्री के अंदर, राइट। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन होता है, जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी। सिंपल सी बात है, राइट। अब अनसिमेट्रिक फीलिंग जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ पे जेटीडी आएगा। अब इसके अंदर ही मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे जेटीडी जो है आपका मैक्सिमम होता है, बस वो आप याद रखिए। तो जेटीडी मैक्सिमम जो है आपकी जब भी आपकी T2G, एक मिनट, जब भी आपकी इजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब भी आपकी इजी के अंदर, इजी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो है अनसिमेट्रिक फीलिंग होगी, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे जेटीडी आपकी मैक्सिमम होती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगी, बहुत ही ज़्यादा। जैसे D9 का केस हो गया, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है डिस्टॉर्शन होता है। अब D9 के केस में क्या होगा कि इलोंगेशन होता है, कंप्रेशन होता है। ठीक है। अब वो बात की बात है, ठीक है, वो भी आपको समझा दूंगा अगर क्वेश्चन आता है तो, वैसे नीड नहीं है आपको। ZTD मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो ZTD मिनिमम जो है आपकी T2G के अगर अंदर इलेक्ट्रॉन आपकी अनसिमेट्रिक फीलिंग हो रही है T2G के अंदर, तो वहाँ पे आपकी क्या हो सकती है, यहाँ पे तो बहुत सारा केस हो सकता है, ठीक है, वगैरह वगैरह आप देख लेना। ठीक है। तो तब आप जो है यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, जेटीडी मिनिमम आप कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले से ही आपको दे रखा, आपको ये भी नहीं निकालना था कि जेटीडी कहाँ पे हो रहा है, पहले से ही बता रखा कि जेटीडी सब में हो रहा है। देखो कॉपर निकालोगे सब में, तो कॉपर जो है +2 के अंदर सब में निकाल के देख लेना आप, ठीक है, सब में +2 के अंदर है। पहले से बताया जा रहा है कि भाई जेटीडी हो रही है, आपको ये भी नहीं निकालना है। तो कॉपर अगर +2 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, D9 सिस्टम रहा होगा ना ये, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। तो D9 अभी अभी मैंने आपको बताया, D9 भी थोड़ा आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे इसके अंदर होता है आपका। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जा सकता है ना ये इलेक्ट्रॉन, अब ये अनसिमेट्रिक फीलिंग हुई कि नहीं हुई। अब दो डब्बा है तो सिमेट्रिक फीलिंग कब होगा, या तो 2 पे होगा या तो 4 पे होगा, ये तो 3 फीलिंग है तो अनसिमेट्रिक फीलिंग हो गई ना। तो बस यहाँ पे जेटीडी आ जाएगा अपने आप, जब भी अनसिमेट्रिक फीलिंग की बात हो जाएगी वहाँ पे जेटीडी अपने आप आ जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पे इजी के अंदर जो है आपकी क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फीलिंग हुई है, तो यहाँ पे जीटीडी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सब में यही वाला केस है। अब ये पूछा जा रहा था कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम ध्यान रखिए, मैक्सिमम तब होता है जब आपकी सेम लिगेंड आती है, क्योंकि जब सेम लिगेंड आएगा ना, तो वो क्या करेंगे कि वो एक कांस्टेंट फोर्स के साथ जो है किसी को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे लिगेंड की स्ट्रेंथ तो अब वहाँ पे सेम रही होगी ना, अगर सेम लिगेंड है तो फिर वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टोर्शन होने का चांस होता है। तो ये याद रखिए आप, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। बाकी के अंदर अगर आप देखोगे तो किसी के अंदर वाटर भी है, ठीक है, और ईएन भी है, किसी के अंदर ईएन है, किसी के अंदर सीएल है, ठीक है। तो ये वाला केस है, क्लियर है ना। तो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप याद रखिए, जॉन टेलर डिस्टोर्शन। कभी कभार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। और क्वेश्चन कहाँ गया, 83 कौन से क्वेश्चन पे तुम लोग 85 हो गया, राइट, 86 पे ही है, ठीक है। 86 क्वेश्चन नंबर आप 86 आप देखिए, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये भी, इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ नहीं है, पढ़िए आप। TiH2O6+3 absorb light of wavelength 498 nanometer during a DD transition. The octahedral splitting energy for the above complex is okay. अब आपको यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है 498 नैनोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग बतानी है, राइट। मतलब सिंपल से ही अगर मैं बात करूँ तो टीटीजी और ईजी के बीच में जो एनर्जी गैप है ना, ठीक है, वही आपको यहाँ पे कैलकुलेट करवाना चाहता है ये, ठीक है। तो चलिए निकाल देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, निकाल देते हैं इसको। चलिए देखिए आप इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक कंपाउंड पहले हम लिख लेते हैं, TiH2O6। अच्छा, ये कंपाउंड लिखने की वैसे ज़रूरत क्या है, आई डो नॉट थिंक इसकी कोई ज़रूरत है यहाँ पे। आप बस ये समझो ना, ये कौन सा कंपाउंड है, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये स्प्लिटिंग आपकी कैसे हो रही होगी, T2G और EG, राइट। बस इतना काफ़ी है समझने के लिए, T2G हो गया और ये आपका क्या हो गया, EG हो गया, राइट। अब T2G EG हो गया, तो ये जो गैप है ना, ध्यान रखिए आप, ये जो गैप आप देख रहे हो ये वाला, ठीक है, इसी को डेल्टा ओ हम बोलते हैं, राइट। यही आपसे निकलवाना चाहता है ये, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। यही आपको निकालना है। और इसकी अजीब बात ये है कि इसकी जो है आपकी वेवलेंथ ऑलरेडी दे रखी है, तो हमें कोई मेहनत ही नहीं करना है ना, हम तो डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाएगा। E इक्वल टू क्या होता है, hc/λ, ये वही यहाँ पे आप पुट कर दो, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई वेवलेंथ की वैल्यू आपकी क्या है 498। अब ये नैनोमीटर में मीटर में आप चेंज कर लें, 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, ठीक है। मीटर से मीटर कैंसिल आउट है, सेकंड से सेकंड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पर सेकंड है, सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है आप सॉल्व कर लेना ये करीब करीब आएगा, वो मैं आपको वो डायरेक्ट बताता हूँ। ये आपका आ रहा होगा 3.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि राउंड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर यहाँ पे रिपोर्ट करना था, तो इसका राउंड अप अगर आप करोगे तो 3.97 का 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे 10⁻⁻19 जूल तो पहले सही है दे रखा है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 आ जाएगा केवल आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 आप देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE वैल्यू जो है आपकी इंक्रीजिंग CFSE वैल्यू के आधार पे जो है इनको अरेंज करना है, ठीक है। आपके पास कंपाउंड क्या क्या दे रखा है, पहले आप वो लिखिए। तो COF6 माइनस है, ठीक है। बी वाला जो कंपाउंड है वो आपका क्या है, COH2O 6+3 है। जो आपकी सी वाली कंपाउंड है वो क्या है आपका CONH3 6+3 है, ठीक है। और जो आपकी डी वाली कंपाउंड है वो क्या है, COEN3 है, ठीक है। अब देखो ये बड़ी आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, तो ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आपको
पिछले पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करा रखे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो CFSC है वो आपकी किस पे डिपेंड करती है, लिगेंड स्ट्रेंथ पे, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा लिगेंड की स्ट्रेंथ रही होगी उतनी ज़्यादा CFSC रही होती है। तो अगर आप ध्यान दो, अच्छा यही नहीं था, बहुत सारे फैक्टर थे, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह था, है ना जी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन का, है ना, बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी, मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, आप देख लेना वीडियो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो काम की चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप सब में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे ना तो +3 आएगा कोबाल्ट का, निकाल के आप देख लेना, +3 ये भी +3 के अंदर है, राइट। अच्छा, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो फैक्टर यहाँ पे सेम होगा। फिर किसकी हम बात माने, तो हम लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ तो है ना हमारे पास, हम उससे चेक कर लेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे अगर आप फील्ड स्ट्रेंथ देखोगे लिगेंड की, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, सबसे ज़्यादा वो आपकी क्या है, आपकी EN है, आपकी इथिलीन डाइअमीन, ठीक है। उसके बाद आपकी NH3 है, मैंने उससे कम, ठीक है। फिर उससे कम जो होगा वो आपका H2 है। फिर सबसे कम जो है आपका ये हैलोजन वाला होता है, राइट। ये सबको आपको पता होगा, ये भी मैंने आपको बता रखा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपकी हो गई लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो आपकी CFSC भी तो कुछ इसी टाइप से जा रही होगी ना। CFSC क्या होती है आपकी, आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे ज़्यादा जो CFSC आपकी आ रही होगी वो आपकी EN वाले की आ रही होगी। EN वाला कहाँ है, किस में है, तो D वाले के अंदर है। तो D वाले में आ रही होगी आपकी, ये D वाला यहाँ पे अधिक दे रखा है। ये दो तो आप कैंसिल कर सकते हो पहले ही देख के। अच्छा, उसके बाद NH3 का ज़्यादा रहा होगा, तो NH3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो फिर D के बाद C रहा होगा, C तो दोनों में आ रहा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद H2O आ रहा होगा, तो H2O जो है आपका किस में, B के अंदर है। तो यहाँ पे तो ये दे रखा है, काट दो इसको। तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या होगा, वो एक करेक्ट आंसर रहा होगा आपका। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे जो आप कर सकते हो, काफ़ी आसान आसान से क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग चलते हैं 88 पे। आइए, the crystal field stabilization energy and magnetic movement if of an octahedral aqua complex of metal ion M plus are -0.8 delta naught and 3.87 Bohr magnetron respectively are, identify M plus 2। ओके, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। देखिए आप, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि जो क्रिस्टल फील्ड जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है किसी एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, जो कि एक्वस कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखिएगा। एक्वस कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि जो वहां पे लिगेंड आपको लेना है वो वाटर लेना है, बात समझ में आ रही है। तो एक्वस कोई भी आपका एक मेटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसकी CFSC आपको दे रखी है -0.8 डेल्टा नॉट, राइट। और उसकी स्पिन वाली मैग्नेटिक मूवमेंट भी आपको दे रखी है। और आपको कह रहा है कि आप जो है थोड़ा आइडेंटिफाई करके दिखाइए मुझे कि कौन सा यहाँ पे मेटल जो है सेट होगा, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, हम सेट कर लेते हैं ना, एक एक देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहली बात ये है कि ये ध्यान रखिए, ये M+2 है, ठीक है, इसमें बहुत मिस्टेक है, M+2 है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे M+2 की बात करी गई है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे, आप समझिए आप, अगर मैं V+3 की बात करूँ, ठीक है, V+3 की बात करूँ, तो वेनेडियम की अगर मैं बात करूँ, तो वेनेडियम का सबसे पहले तो आप वो लिखिए, जस्ट अ सेकेंड। हम लोग ना इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मर्जी वैसे सोच सकते हो, जैसे आप सोच सकते हो वैसे आप कर सकते हो, क्लियर है। तो हम ऑप्शन से ही कर लेते हैं ना इसको। थोड़ा सा आइडिया हम लगा सकते हैं, 3.87 है, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आपका क्या है, 3.87, राइट। अगर 3.87 है तो ये क्या बता रहा है आपको कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा होगा, कितना रहा होगा, 3 रहा होगा ना। बताया हुआ है आपको ट्रिक सब, है ना, कैसे आपको याद रखना है ये सारी चीजें, क्लियर है। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तो पहले 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खोजते हैं ना, उसके बाद बनाते हैं, बात समझ में आई। तो चलो देखते हैं एक बारी।
तो यहाँ पे अगर मैं वेनेडियम की बात करूँ तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये आपका क्या रहा होगा, आर्गन D3 4s2। तो +3 की बात हो रही है, +3 में क्या रहा होगा ये, दिस इज D2। तो D2 हो गया ना, इसके अंदर तो बस 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे कुछ ऐसे करके। तो ये आंसर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, गलत हो गया ये। बात समझ में आई। स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट से ही खाली अभी मैं अभी कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, CFSE भी निकालने की जरूरत नहीं हो रही अभी, राइट। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए, ये नहीं कि ये सेटिस्फाई हो रहा है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद मैं ऑप्शन बी की अगर चर्चा करूँ, ये वाला तो खत्म हो गया, नहीं हो पाएगा ये। अगर Cr+3 की बात करूँ तो क्रोमियम का ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d5 4s1। अगर क्रोमियम +3 की अगर हम चर्चा करें तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो दिस इज 3d3 3d3, राइट। अब ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर पहले ही H2O दे रखा है। H2O जो है एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। कभी आपको ये दिक्कत होने लगे कि यहाँ पे हम वीक फील्ड लिगेंड ले कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले, तो हमेशा आपको हाई स्पिन ही बनाना है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि जो जुड़ रहा है वो एक्वस कम्प्लेक्स है, ठीक है। तो H2O वहाँ पे लिगेंड रहा होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो 3d3 का क्या मतलब है, ऐसे रहा होगा, ठीक है। तो 3d3 ऐसे रहा होगा, ठीक है। तो इसका तो जो स्पिन वाली जो वैल्यू है वो 3.8 के अराउंड आ जाएगा, 3.87 आ जाएगा। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। तो क्या इसका CFSE आएगा उतना, तो CFSE निकाल लेते हैं। तो CFSE अभी अभी मैंने आपको बताया था, मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। 0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू EG इलेक्ट्रॉन और इंटू डेल्टा नॉट और प्लस पेयरिंग एनर्जी होता है, ठीक है। तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं। तो -0.4 इंटू T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी है, ये T2G तो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या है आपका EG है, राइट। तो T2G के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है। EG की संख्या कितनी है, EG इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। तो ये आपका कितना आ जाएगा, -1.2 डेल्टा नॉट आएगा ना ये। तो ये तो इतना है नहीं, 0.8 आना चाहिए ना, -0.8। तो फिर ये वाला भी तो नहीं हो पाएगा ना आंसर में, बात समझ में आई, ये वाला भी नहीं होगा। उसके बाद जो है आप एक बार ये ऑप्शन नंबर सी आप चेक करिए। तो Mn की अगर हम चर्चा करें तो Mn क्या है आपका, आर्गन 3d5 4s2। तो Mn+3 में अगर हम जाए यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गैप कर दें, तो ये 3d4 हो गया, 3d4 हो गया, ठीक है। सॉरी Mn+3 नहीं है, Mn+4 है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मैंने Mn+3 लिखा हुआ है, सॉरी फॉर डैट। Mn+4 है, तो अगर ये Mn+4 है तो ये क्या रहा होगा, 3d3, ठीक है। अब अगेन फिर से वही बात हो गई ना, ये फिर से क्या आ जाएगा आपका 1.2 डेल्टा नोट आ जाएगा ना इसका। देखो स्पिन वाली वैल्यू तो वही आ जाएगा 3.87, लेकिन फिर ये मैच नहीं होगा ना, ये CFSE वैल्यू भी आपको मैच करानी है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता आपका। अब एक कोबाल्ट बच रहा है आपका, वो एक बार चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट +2 है आपके पास, चलिए देखते हैं एक बारी। कोबाल्ट के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो आर्गन 3d7 4s2। कोबाल्ट +2 में अगर हम जाए यहाँ पे तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाउ, 3d7। 3d7 को अगर हम यहाँ पे अरेंज करना चालू करें ऐसे करके, ये 3d7 हो गया, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना हमेशा कि H2O था, ठीक है। H2O तो आपका वीक फील्ड लिगेंड है, इसी वजह से मैंने इसको हाई स्पिन बनाया, पेयरिंग वेयरिंग नहीं कराया है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो जो भी हाइब्रिडाइजेशन जो फॉर्म हो रहा होगा वो इधर के ऑर्बिटल से फॉर्म हो रहा होगा, खैर हाइब्रिडाइजेशन की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, देखो इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ये ज़्यादा क्लियर होगा। देखो ये T2G हो गया और ये EG हो गया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है ऐसे हो रही है इसकी, ये T2G है और ये क्या है, EG है, राइट। अब देखो यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो स्पिन वाली जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा कितनी आ गई,
3.87, ये ऑलरेडी फुलफिल है ही, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब CFSE का अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, -0.4 इंटू T2 इलेक्ट्रॉन। T2 इलेक्ट्रॉन कितनी है, 2 4 5। ईजी इलेक्ट्रॉन 0.6 इंटू ईजी इलेक्ट्रॉन, ईजी इलेक्ट्रॉन कितनी है, 2, तो 2 में रख दूंगा यहाँ पे, इंटू डेल्टा नॉट, प्लस मीन पेयरिंग एनर्जी। मीन पेयरिंग एनर्जी जो है वहाँ पे नहीं चर्चा की गई, हम लोग भी यहाँ पे नहीं चर्चा करेंगे इसकी। देखिए जब भी मीन पेयरिंग एनर्जी ना देना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो आपको भी नहीं वहाँ पे इग्नोर कर लेना है। ये नहीं कि भाई मीन पेयरिंग एनर्जी कहाँ गया, ढूंढना नहीं है, ऑप्शन के अंदर नहीं है तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे मेंशन होता है, कहीं कहीं पे मेंशन नहीं होता है, तो उसको लेके जो है टेंशन में नहीं रहना है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो -2 में से 1.2 आप माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, -0.8 डेल्टा नॉट आ जाएगा। तो यस, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रहा है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे आप क्वेश्चन को जो है आप कर सकते हो।